हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां पर एशिया में चीन की अब नहीं चलेगी जोर जबरदस्ती। जी हां दोस्तों, जापान से अमेरिका तक अब चारों ओर से होगी ड्रैगन की घेराबंदी। क्या है पूरी खबर, ये बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां इमरान खान ने फिर अलापा है कश्मीर राग, कहा भारत करे पहले तो सुधर जाएंगे रिश्ते। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों, क्यों शुरुआत हुई इमरान खान की कश्मीर राग। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां चीन से तनाव के बीच अब ताइवान ने भर दी है हुंकार, साउथ चाइना सी में तैनात करेगा किलर पनडुब्बियां। बताएंगे पूरी बात दोस्तों। साथ ही खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को हराने की इस देश ने की थी साजिश। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा देश है बताएंगे आपको। साथ ही पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को चुनाव आयोग ने भेजा है नोटिस, क्या है कारण दोस्तों, ये भी बताएंगे। साथ ही बैंक कर्मचारियों के बाद अब इन सरकारी कंपनियों के एम्प्लॉयज रहेंगे हड़ताल पर। जी हाँ दोस्तों, हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं आपको ये भी बताएंगे। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां इस योजना में हर महीने मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जल्द उठा सकेंगे आप सभी इसका लाभ। साथ ही रेलवे ने इतने महीने तक बढ़ा दिया है स्पेशल ट्रेनों का संचालन। हर तरह की खबरें आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां एशिया में चीन की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। जापान से अमेरिका तक अब चारों ओर से होगी ड्रैगन की घेराबंदी। जी हाँ दोस्तों, जापान और अमेरिका ने मंगलवार को संयुक्त रूप से एशिया में चीन की जोर जबरदस्ती और आक्रामकता की आलोचना कर दी है दोस्तों। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों में शीर्ष मंत्रियों के स्तर पर मंगलवार को पहली बातचीत हुई है दोस्तों। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने जापानी समकक्षों रक्षा मंत्री नोबुओ किशी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटोगी के साथ 2+ वार्ता की है दोस्तों। बातचीत के बाद ब्लिंकन ने कहा है कि क्षेत्र में लोकतंत्र और मानवाधिकार को चुनौती दी जा रही है और अमेरिका मुक्त और स्वतंत्र हिंदी प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा। ब्लिंकन ने आगे कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन अमेरिका के सहयोगी और क्षेत्र में चीन तथा उसके सहयोगी उत्तर कोरिया से चुनौती महसूस करने वालों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा है कि चीन अगर अपने हित में जोर जबरदस्ती और आक्रामकता अपनाता है तो जरूरत पड़ने पर हम उसे पीछे धकेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में मंत्रियों ने चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन, दक्षिण चीन सागर में गैर कानूनी समुद्री क्षेत्रों के दावों और गतिविधियों और पूर्वी चीन सागर में जापान के नियंत्रण वाले द्वीपों पर यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयास पर गंभीर चिंता जताई है दोस्तों। और ऐसे में गौरतलब है कि चीन पूर्वी चीन सागर में जापान के नियंत्रण वाले द्वीपों पर अपने हक का दावा करता है दोस्तों। बयान में ताइवान जल डमरू मध्य में भी शांति और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया गया है। ऐसे में अमेरिका और जापान तक ड्रैगन की होने वाली है घेराबंदी। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या घेराबंदी होना चाहिए, हाँ या ना, कारण के साथ में जवाब दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, ऐसे में तो इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग, कहा भारत करे पहल तो सुधर जाएंगे रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा है कि भारत को कश्मीर पर बात करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए पहला कदम उठाना होगा, जो कि दोनों पक्षों के बीच बेहतर संबंधों के रास्ते में खड़ी एकमात्र बाधा है। इमरान खान ने यह बात देश के प्रमुख थिंक टैंकों के सहयोग से पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान इस्लामाबाद सुरक्षा संवाद के पहले संस्करण को संबोधित करते हुए कही है। भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा 24 फरवरी की मध्य रात्रि से जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 2003 में हुए
संघर्ष विराम के पिछले समझौतों पर लौटने के बाद भारत के साथ संबंधों पर इमरान खान की पहली सार्वजनिक टिप्पणी है। इमरान खान ने भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर लिए गए फैसले की ओर इशारा करते हुए कहा है कि एक मुद्दा है जो हमें इस समय आपसी संबंधों को सुधारने से रोक रहा है। हम अपना प्रयास करेंगे लेकिन भारत को पहले कदम उठाना होगा, क्योंकि 5 अगस्त के फैसले के बाद जब तक वे पहला कदम नहीं उठाते तब तक दुर्भाग्य से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इमरान खान ने आगे कहा कि हमारा मुद्दा मूल रूप से कश्मीर है और यही एकमात्र मुद्दा है। हमें इस पर सोचना होगा कि कैसे इसे बातचीत के माध्यम से सुलझा सकते हैं और सभ्य पड़ोसियों के रूप में एक बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, पाकिस्तानी पीएम ने कहा है कि साल 2018 में सरकार बनाने के बाद उन्होंने भारत के साथ सभी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 5 अगस्त के फैसला एक बड़ा झटका था और यहीं से दोनों देशों के बीच संबंध से पूरी तरह टूट गया था। दोस्तों, ऐसे में देखा आपने पाकिस्तान कितना बेचैन हो रहा है दोस्तों कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ पहल करने की, और यहाँ भी पाकिस्तान कोई ना कोई चालाकी अपनाना चाहता है दोस्तों। और जिस प्रकार से इमरान खान कह रहे हैं कि सबसे पहले भारत को पहल करनी पड़ेगी, भारत को इस मुद्दे पर बात करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी और आप भारत सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों? क्या भारत को पहले पहल करनी चाहिए, हाँ या ना? कितने भाई बहन हमारे ऐसे जो कहते हैं कि पहले भारत नहीं झुकेगा, हाँ या ना? बताइएगा जरूर दोस्तों। और इमरान खान को लेकर आपकी क्या राय है बोलना बिल्कुल मत भूले। अगली खबर की ओर चलो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो चीन से तनाव के बीच ताइवान की बड़ी हुंकार, साउथ चाइना सी में तैनात करेगा किलर पनडुब्बियां। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान ने साउथ चाइना सी में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाने का ऐलान किया है। ताइवान के नव नियुक्त रक्षा मंत्री चियू कियो चेंग ने संसद को बताया है कि उनके देश ने हाल के दिनों में साउथ चाइना सी में अपनी ताकत को काफी बढ़ा दिया है। इसके अलावा अमेरिका से मिली संवेदनशील तकनीकी की मदद से ताइवान के पनडुब्बी बेड़े को और घातक बनाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल ताइवान को संवेदनशील पनडुब्बी प्रौद्योगिकी के निर्यात की मंजूरी दी थी। चीन शुरू से ही ताइवान के ऊपर अपना हक जताता आया है और यही कारण है दोस्तों कि चीनी सेना के वरिष्ठ जनरल से लेकर राजनेता तक ताइवान पर हमला कर कब्जा करने की धमकी दे चुके हैं दोस्तों। ऐसे में ताइवानी रक्षा मंत्री ने बताया है कि अमेरिका से हमारे स्वदेशी पनडुब्बी बेड़े को घातक बनाने के लिए आवश्यक सभी संवेदनशील उपकरणों के लिए निर्यात परमिट को मंजूरी दी जा चुकी है। हमने 8 की संख्या में अटैक पनडुब्बियों का निर्माण पिछले साल नवंबर में शुरू किया था। इनका निर्माण 2024 तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया है दोस्तों कि अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान के साथ रक्षा संबंधों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ताइवान ने पूरा मन बना लिया है दोस्तों और चाइना को लेकर बड़ा हुंकार भर दिया है और साउथ चाइना सी में तैनात करने जा रहा है ये किलर पनडुब्बियां। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि ताइवान को ये कदम उठाना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में बेस्ट ऑफ लक ताइवान जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो खुफिया रिपोर्ट में ये बड़ा दावा हुआ है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को हराने की रूस ने की थी साजिश। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भूमिका को लेकर आई खुफिया रिपोर्ट ने लोगों को एकदम चौंका दिया है दोस्तों। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ऑफिस की ओर से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में प्रचार अभियान चलाने में मदद का आदेश दिया था, हालांकि वे उन्हें जिताने में कामयाब नहीं हो सके। खुफिया रिपोर्ट में इन लोगों में से किसी का नाम तो नहीं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के पर्सनल अटॉर्नी रूडी गिउलियानी उनमें से हो सकते हैं दोस्तों। दरअसल वे उस समय रूसी एजेंटों से संपर्क में थे जब उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन को उनके बेटे हंटर बाइडेन के एक यूक्रेनी कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंधों से जुड़े एक अनैतिक
आर्थिक भ्रष्टाचार घोटाले में फंसाने का प्रयास किया था। ऐसे में दोस्तों इस बड़े दावे के बाद पूरे देश के लोगों को चौंका दिया। दोस्तों आपका क्या मानना है, ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस रूसी साजिश को लेकर। दोस्तों अगली खबर की बात करें, भारत के दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैन हुए जॉनसन, बोले क्लाइमेट चेंज के खिलाफ किया शानदार नेतृत्व। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की है। दोस्तों जॉनसन ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में शानदार नेतृत्व करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खूब सराहना की है। आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन अगले महीने यानी अप्रैल में भारत दौरे पर आने वाले हैं। वे पहले भारत के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण उनका दौरा स्थगित हो गया था। दोस्तों प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा है कि अगले महीने उनकी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान मित्र के साथ वार्ता के एजेंडा में सतत भविष्य के लिए ब्रिटेन और भारत के साझा दृष्टिकोण सहित कई मुद्दे शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के बड़े फैन नजर आ रहे हैं बोरिस जॉनसन। आपका क्या मानना है दोस्तों, अगर आप भी उनके इस वक्तव्य से खुश हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोरिस जॉनसन जरूर कह दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो भारत चाइना रिलेशन को लेकर खबर आ रही है, जहां चीन के साथ भारत के संबंध कैसे बनेंगे बेहतर, जिसका जवाब लोकसभा में सरकार ने दिया है। बता दें भारत ने बुधवार को कहा है कि चीन के साथ उसके संबंध जटिल है यानी कॉम्प्लेक्स है और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि उनके संबंधों की भावी दिशा एक दूसरे की संवेदनाओं, सरोकारों और आकांक्षाओं के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। लोकसभा में अजय मिश्र टेनी के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह बात कही है। दोस्तों मुरलीधरन ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर कुछ अन्य स्थलों में सेनाओं की तैनाती और गश्त से जुड़े कुछ मुद्दे अभी भी शेष हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शेख मुद्दों को हल करने के लिए चीनी पक्ष के साथ बातचीत जारी रखेगी। पूर्वी लद्दाख के घटनाक्रम के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि अप्रैल या मई 2020 में चीनी पक्ष ने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने का कई बार एक तरफा प्रयास किया है। हमारे सशस्त्र बलों द्वारा इसका यथोचित जवाब दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मुरलीधरन ने आगे कहा है कि चीनी पक्ष को स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तरह का एक तरफा प्रयास अस्वीकार्य है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी बात है जो भारत ने चाइना को लेकर कही है दोस्तों, और साफ कर दिया है भारत ने कि जैसे को तैसा यानी जैसा रिलेशन चाइना चाहेगा भारत उसके साथ वैसा ही रिश्ता रखेगा। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे को तैसा जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो 9/9/11 से भी ज्यादा तबाही मचाने की साजिश, ब्रिटेन पर परमाणु बम गिराने की फिराक में थे आतंकी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की एक खुफिया रिपोर्ट ने दुनिया भर के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों लीक हुई इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आतंकी देश पर केमिकल, जैविक या परमाणु हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इससे भी ज्यादा खतरे की बात यही है कि अगले 9 साल में वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ब्रिटेन में भारी तबाही मच सकती है। सरकार ने समीक्षा के बाद चेतावनी दी है कि 2030 से पहले आतंकी देश पर डर्टी बम गिरा सकते हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को विदेशी चंदा मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने भेजा है नोटिस। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और उसकी अपनी जांच समिति को नोटिस जारी करके 22 मार्च को उनके समक्ष पेश होने और पार्टी को विदेश से मिले चंदे के दस्तावेज छुपाने के मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के असंतुष्ट संस्थापक सदस्य अकबर इस बाबर द्वारा पार्टी के दस्तावेजों को गुप्त रखने के जांच समिति के फैसले के खिलाफ की गई शिकायत के बाद ये नोटिस जारी कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दोस्तों जहां हादसे में ग्रुप कैप्टन की हो गई है मौत। बता दे सेंट्रल इंडिया के एक वायुसेना अड्डे पर MiG-21 बाइसन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में इंडियन एयर फोर्स के एक ग्रुप कैप्टन की मौत हो गई। दोस्तों वायुसेना ने ट्वीट
करके इसकी जानकारी दी है। विमान ने एक लड़ाकू प्रशिक्षण मिशन के लिए उड़ान भरी थी, तभी वो हादसे का शिकार हो गया जिसमें ग्रुप कैप्टन गुप्ता की जान चली गई है। दोस्तों ऐसे में इनको श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा दोस्तों। देश के लिए प्रशिक्षण किया जा रहा था जिसमें इनकी जान गई है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इनकी मौत नहीं, ये शहीद हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में शहीद ए गुप्ता जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की ओर चले तो अमेरिका से दूसरी बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को बताया है हत्यारा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा करार दिया है। दोस्तों संसदीय अध्यक्ष ने इसकी बड़ी जानकारी दी। आप क्या मानते हैं बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चले तो अलास्का बैठक से पहले माहौल गर्मा गया, चीन की उम्मीदों पर फिलहाल फिर गया है पानी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राज्य अलास्का के एंकरेज शहर में गुरुवार से होने वाली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के पहले संकेत हैं कि चीन और अमेरिका दोनों ने अपना रुख सख्त कर लिया है। जानकारों का यह कहना है कि ऐसा लगता है कि दोनों देश चाहते हैं कि बातचीत उनके तय किए खाके में ही हो। मंगलवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने टोक्यो में जापानी नेताओं से बातचीत के समय खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के जोर जबरदस्ती और अस्थिरता पैदा करने वाले व्यवहार पर चर्चा की है। दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में तो नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीएन यूएमएल के धड़ों में बढ़ा टकराव, पीएम ओली की चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पार्टी में अपने प्रतिद्वंदी धड़े की बुधवार को शुरू हो रही राष्ट्रीय जनसभा में भाग लेने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद सत्तारूढ़ सीपीएन यूएमएल टूटने के कगार पर नजर आ रही है। दोस्तों दी हिमालयन टाइम्स के अनुसार माधव कुमार नेपाल और झाला नाथ खनाल के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल में ओली के प्रतिद्वंदी धड़े ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय काडर सभा आयोजित की है, जिसमें पार्टी की सभी शाखाओं के करीब 2000 नेता और काडर के भाग लेने की संभावना है। दोस्तों ऐसे में अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने किया चीन की तारीफ, भारत के लिए कहा शांति कायम करने से मिलेगा आर्थिक फायदा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है और उस पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हालात नहीं सुधरे तो देश की स्थिति काफी खराब हो जाएगी। इन्हीं सब कारणों से प्रधानमंत्री इमरान खान काफी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान का भारत के प्रति रुख भी बदलता दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने बुधवार को कहा है कि उनके मुल्क के साथ शांति रखने पर भारत को आर्थिक लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे भारत को पाकिस्तानी भूभाग के रास्ते संसाधन बहुल मध्य एशिया यानी पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमी में सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी राय अपने पास ही रखे तो कमेंट में ये बात जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलता अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मनसुख की मौत और सचिन वाजे पर फडणवीस का बड़ा दावा, कहा असली खेल कोई और ही खेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंटीलिया केस में सचिन वाजे पर एएनआई का शिकंजा कसने और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला होने के बाद बुधवार की शाम महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मनसुख हिरेन मामले की जांच भी एएनआई को करनी चाहिए। फडणवीस ने आगे कहा है कि मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सचिन वाजे से बड़ी चूक हो गई। मनसुख की हत्या कर शव को हाई टाइड में फेंक दिया गया था ताकि शव बह जाए, लेकिन लो टाइड के चलते शव नहीं बहा और मामला खुल गया। नेता विपक्ष फडणवीस ने कहा है कि मनसुख की मौत से संबंधित रिपोर्ट में सामने आया है कि मनसुख को जोर से दबाया गया, जिसकी वजह से उनका दम घुट गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि उनके फेफड़ों में पानी नहीं भरा था, यानी उनकी मौत डूबने से नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों इस इंटीलिया केस को लेकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और क्या आप भी फडणवीस के बात का समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में तो देश में अभी एनआरसी लागू नहीं होगा। राज्यसभा में केंद्र ने बताया है ये बात। डिटेंशन सेंटर पर भी इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों केंद्र सरकार ने बुधवार को सीएए एनआरसी के साथ ही देश में नागरिकता रजिस्टर बनाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है।
राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने बताया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले। ऐसे में तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बर्बाद हो रही है 10% से ज्यादा की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया इसका बड़ा खुलासा। बता दे, कोरोना वैक्सीनेशन और संक्रमण में इजाफे को लेकर मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई राज्यों में दवा की बर्बादी को लेकर राज्यों को नसीहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 10% से ज्यादा की वैक्सीन बर्बाद हुई है। इसके अलावा यूपी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए कि आखिर दवा की बर्बादी क्यों हो रही है। हर शाम को दवा की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और प्रोएक्टिव लोगों से संपर्क करना चाहिए ताकि कोई बर्बादी ना हो सके। और दोस्तों, यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये चिंता की बात है कि आखिर कुछ इलाकों में टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, कुछ इलाकों में वैक्सीनेशन कम क्यों हो गया है। मेरे ख्याल से ये समय गुड गवर्नेंस को परखने का है। हमारा आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में तब्दील नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी और मोदी जी के इस बात का आप समर्थन करते हैं? दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि भारत की बनी हुई वैक्सीन कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है? दोस्तों, हाँ या ना बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पंचायत चुनाव करवाएगी योगी सरकार। कैबिनेट ने दे दी है इसकी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 15 मार्च को दिए गए आदेश का पालन करते हुए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाएगी। इस बारे में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हाई कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के अनुसार 25 मई तक ही राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। अगली खबर की बात करें तो अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर, जहां नोएडा के डीएम का आदेश, इस साल भी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं प्राइवेट स्कूल। जी हाँ दोस्तों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार जिले के प्राइवेट स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 सेशन में भी स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो भूकंप जैसी आपदा में नहीं हिलेगी राम मंदिर की नींव। मजबूती के लिए इन चीजों का हो रहा है इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम के भक्तों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चलने लगा है। दोस्तों, उम्मीद ये जताई जा रही है कि 3 से 4 सालों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस मंदिर के ढांचे के साथ नींव पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि भूकंप, बाढ़ जैसी आपदा इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आमतौर पर जब किसी इमारत की नींव पड़ती है तो उसमें सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, बालू, सरिया आदि का इस्तेमाल होता है, लेकिन राम मंदिर में कई खास चीजों का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों ताकि सैकड़ों साल तक इसकी मजबूती बरकरार रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसमें पहले एक लेयर इंजीनियर फील्ड मटेरियल बिछाया जाएगा जिसमें सीमेंट के साथ ही अभ्रक कंक्रीट, कोयले की राख, मोरंग को तय मात्रा में मिलाया गया है। दोस्तों, ऐसे में राम मंदिर को लेकर ये बड़ी खबर आ रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि राम मंदिर ऐसा बने जो भव्य लगे तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बैंक कर्मचारियों के बाद आज LIC के एम्प्लॉयज भी रहेंगे हड़ताल पर। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो जियो का सबसे सस्ता प्लान सिर्फ 3.5 रुपए में मिलता है। दोस्तों, 1 GB डेटा और फ्री कॉलिंग का फायदा उठा पाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो रेलवे ने 30 जून तक बढ़ाया है स्पेशल ट्रेनों का संचालन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना में हर महीने मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप इसका जल्द लाभ उठा पाएंगे। कितने भाई बहन ऐसे हैं जिनको इसका लाभ चाहिए, कमेंट में बताइएगा जरूर। दोस्तों, इससे जुड़ी हम सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों, तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना